आज बात करते हैं हिंदी के चैप्टर फर्स्ट का पहला पार्ट ए गीत। ए गीत का प्रश्न व्याख्या पहला है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी चलता है, ढलता है, अस्त हो जाता है, पथ मतलब रास्ता, मंजिल लक्ष्य जहाँ पहुँचना हो, दिन का पंथी सूर्य। तो उसकी व्याख्या देखते हैं, बहुत ही इजी पॉइंट से है। कवि का कथन है कि समय परिवर्तनशील है, जो निरंतर चलमान अवस्था में ही रहता है, वह कभी भी नहीं रुकता। दिन अत्यंत शीघ्रता से चलता है, ढलता है और दिन के पक्षी रूपी सूर्य के डूबने के साथ ही रात होने लगती है। समय की इसी परिवर्तन के अभाव को देखकर दिन में चलने वाली सूर्य रूपी पथिक भी यह सोचकर अत्यंत शीघ्रता से चलता है कि कहीं जीवन रूपी रास्ते में रात न हो जाए, जबकि उसकी मंजिल भी अधिक दूर नहीं है। कवि का कहने का अभिप्राय यह है कि मानव जीवन क्षणभंगुर है, अंततः बहुत कम समय है जो अंततः तेजी से गुजरता हुआ चलता है। मनुष्य रूपी यात्रा को चिंता रहती है, कभी उसके लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले उसके रास्ते में रात न हो जाए, यही सोचकर अंततः शीघ्रता से चलता है। कवि कहता है कि दिन अति शीघ्रता से ही व्यतीत होता है। ये दूसरा है, जो पेपर में आने की संभावना है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के बस्ता कितनी चलता है, दिन जल्दी जल्दी चलता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि का कथन है कि अपने जीवन मार्ग पर चलते हुए पक्षी अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर है। इसी मार्ग पर बढ़ते हुए यदि इन्हें अपने बच्चों का ध्यान आ जाए, उन्हें लगे कि उनके बच्चे घोंसलों में उनकी राय देख रहे होंगे, तो उनके आने की आशा मन में घोंसलों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान उन चिड़ियों के पंखों में बहुत अधिक गतिशीलता भर देता है। अर्थात जब भी चिड़ियों को अपने बच्चों की याद आती तो उनके पंखों में अपने बच्चों की वात्सल्यता के कारण और अधिक गतिशीलता आ जाती है, अर्थात वह तेज गति से बच्चों की ओर उड़ने लगती है। कवि यह कहता है कि दिन अत्यंत शीघ्रता से ही व्यस्त हो जाता है। फिर तीसरा है, मुझसे मिलने का कौन विकल्प, मैं हो जाऊं कितने ही चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को बढ़ता, उर में विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। विकल्प मतलब व्याकुल हित के लिए, शिथिल करना मंद करना, उर मतलब ऊंध करना मतलब हद। तो कवि क्या कहता है, कवि का कथन है कि इस जीवन में उससे चाहने वाला कोई नहीं है और न कोई उससे मिलने के लिए व्याकुल है। जब उससे मिलने हेतु कोई व्याकुल नहीं है तो फिर वह अपनी मंजिल की तरफ जाने हेतु किसके लिए गतिशील बनेगा, किसके कारण मंजिल पर शीघ्रता हो जाए। जब कवि के हृदय में यह प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न उसके पाँव को कमजोर कर देता है और कवि अंततः शीघ्रता से ही व्यतीत होता है। ये हो गया एक गीत। आज इसके अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। कविता का एक और तो जगजीवन की बाली घूमने की बात करता, दूसरी ओर मैं कभी जग का ध्यान नहीं करता। उसका क्या कथन है तो देखते। पहला, कविता एक और जगजीवन का बाली घूमने की बात करता है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। दोनों ही परस्पर विपरीत कथन प्रतीत होते हैं। इन कथनों से यह आशय है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से मनुष्य का नाता खट्टा मीठा होता है। उसके जीवन में सुख दुख दोनों आती हैं। दुनिया अपने व्यंग बाण और शासन प्रशासन से मनुष्य को अनेक कष्टों के स्वरूप में जीवन बार करने पड़ती हैं। चाहकर भी मनुष्य इस जीवन भार से अलग नहीं हो सकता। इस जीवन भार को उसे आजीवन ढोना ही पड़ता है। लेकिन दूसरी और कवि का कहने का आशय यह भी है कि जग को देकर जीता हूँ, अध्ययन और स्वार्थी मानता हूँ, वह तो केवल संसार के भय से अलग मस्ती में मस्त होकर जीना चाहता है। इसलिए वह कहता है कि कवि ने जग का ध्यान की करता है। जो पहला कंप्लीट हुआ है। दूसरा है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं पर नादान भी होते हैं। ऐसे क्यों कहा गया? जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं पर नादान भी होते हैं। जहाँ अक्लमंद या समझदार रहते हैं वहीं नासमझ या मूर्ख भी होते हैं। ऐसा इसलिए कहा होगा कि नश्वर संसार रंगीन है, जिसमें भांति भांति के प्राणी, जीव जंतु और पदार्थ, इस सृष्टि में अनेक तत्वों का समावेश है। यहाँ की प्रकृति की विभिन्न रूप है। अंतः इस जहाँ सुख दुख है, नर नारी है, स्थूल सूक्ष्म है, अच्छा बुरा है, मूर्ख विद्वान आदि इसी का अनूठा संगम है। वह यहाँ सुख भी है तो दुख भी है, नर है तो नारी भी, अच्छी है तो बुराई भी, अच्छे है तो बुरे भी, एक दूसरे से अटूट संबंध है। जहाँ पर बुद्धिमान है वहाँ पर नादान भी है। ये दूसरा कंप्लीट हुआ। तीसरा, मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में शब्द की विशेषता बताइए। पेपर में आने की संभावना है। मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में शब्द कवि और संसार के अलगाव के चिंतन का, यह कवि की प्रकृति और प्रवृत्ति तथा संसार प्रकृति
प्रवृत्ति के भेद का ज्ञान करता तथा संसार की संवेदनता का चित्रण भी दर्शाता है। यह भी इम्पोर्टेंट है। चौथा, शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय? शीतलवाणी में आग के होने का अभिप्राय है कि कवि अपनी वाणी की शीतलता में वियोग की आग ये जीवन जी रहा है। यहाँ आग से अभिप्राय कवि की आंतरिक पीड़ा। आग से क्या मतलब है? आंतरिक पीड़ा, अंदर की पीड़ा। कवि प्रिया से वियोग होने पर उस वीर वेदना को अपने हृदय में दबाए हुए है। जहाँ उनकी वेदना में शीतलता का भाव है, वही विराग और क्रोध का भाव भी नित्य है। यही विभोग उनके हृदय को निरंतर जलाता रहता है और इसके हृदय में आग पैदा होती। पाँचवा है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ा से जाग रहे हैं? बच्चे अपने माता पिता की आशा में नीड़ों से जाग रहे हैं। माँ बाप से पिछड़ के बच्चे अपने अपने घोंसलों में यही आशा मन के लिए रहते हो गए। उनके माता पिता लौटकर कब आएंगे, कब उनकी लाड प्यार करेगी, कब उनको भोजन कराएगी, उनकी भूख शांत करेगी। इस प्रकार बच्चे अपने नीड़ों से जाग ऐसी आकांक्षा लेकर जाग रहे हुए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता किस विशेषता का पता चलता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की इस विशेषता का पता चलता है कि उस समय परिवर्तनशील जो सत्य चलायमान है, यह कभी भी नहीं रुकता और न ही कभी किसी की प्रतीक्षा करता। इस पर जीवन संगण बूढ़न तक कब जीवन समाप्त हो जाए किसी को नहीं पता। इसलिए मनुष्य अपने लक्ष्य की अति शीघ्रता से प्राप्त कर लेना चाहिए। मनुष्य में यह विश्वास होना चाहिए कि वह कम से कम समय पर अपनी मंजिल को प्राप्त कर ले। ये हो गए 6 क्वेश्चन थे, पेपर में आने की संभावना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना, और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो कमेंट में बताना वीडियो कैसी बनी, और हिंदी की तैयारी करने के लिए इजी से आपको नोट्स मिल जाएंगे और टॉपिक के भी लेने हो तो, और पेपर में पास होने के लिए आपके बहुत ही इजी पॉइंट है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।